नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली सिविल सेवा में। डेट है आज की 11 सितंबर 2020 और आज की इस डिस्कशन में हम लोग डिस्कस करेंगे 10 सितंबर 2020 की प्रीलिम मार्क बूस्टर को। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, इस चैनल पर द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी आदि न्यूज़ सोर्सेज से जुड़ी हुई जितनी भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण खबरें हैं उन्हें सबसे पहले डिस्कस किया जाता है। इस वीडियो के अंत में हमने क्विक रिवीजन का एक सेक्शन भी शामिल किया है जो निश्चित ही आपकी तैयारी को बेहतर करेगा। कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और करंट अफेयर्स की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल इंडो पैसिफिक ट्राइलेटरल डायलॉग के बारे में है, यानी हिंद प्रशांत त्रिपक्षीय वार्ता के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखिए, हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक त्रिपक्षीय वार्ता का वर्चुअली आयोजन किया गया है। भारत का प्रतिनिधित्व इसमें किसने किया? भारत का प्रतिनिधित्व इसमें किया है भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने। क्या निष्कर्ष निकले इसमें? देखिए, बैठक में निष्कर्ष लिया गया कि इस तरह के संवाद अब हर साल आयोजित किए जाएंगे और ये पहली त्रिपक्षीय वार्ता थी तीनों देशों के बीच की। और क्या इसमें आउटकम निकले हैं? हिंद प्रशांत क्षेत्र में विभिन्न आर्थिक और भू रणनीतिक चुनौतियों का सामना करना, विशेष रूप से कोविड-19 को मिलकर टैकल करना, साथ ही साथ मरीन ग्लोबल कॉमन्स और संभावित क्षेत्रों पर तीनों देशों के बीच सहयोग, त्रिपक्षीय स्तर पर भी और क्षेत्रीय स्तर पर भी। अब मुझे एक बात बताइए, मरीन ग्लोबल कॉमन्स क्या होते हैं? पहले आप ये बताइए ग्लोबल कॉमन्स क्या होते हैं। चलिए देख लेते हैं ग्लोबल कॉमन्स क्या होते हैं। देखिए, कई सारे देश जब मिलकर एक ही जैसे नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं तो हम उसे कहते हैं ग्लोबल कॉमन्स। जैसे सिंपल वे में मैं आपको समझाऊँ तो ग्लोबल कॉमन्स का मतलब होता है जैसे उच्च महासागर, वायुमंडल, बाहरी स्थान और विशेष रूप से अंटार्कटिक। अगर इन क्षेत्रों का सभी देश देखिए सभी मिलकर इनका यूज़ करते हैं तो ये सब किस में आते हैं? ये ग्लोबल कॉमन्स में आते हैं। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दी गई, आप देख लीजिए। ये एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय सुपरनेशनल वैश्विक संसाधन डोमेन का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिसमें कॉमन पूल संसाधन पाए जाते हैं। कॉमन पूल संसाधन का मतलब है कॉमन नेचुरल रिसोर्सेज। तो आगे हम लोग देख लेते हैं कुछ और आउटकम निकले यहाँ पर। बहुपक्षीय संगठनों जैसे आसियान, IORA यानी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन और हिंद महासागर आयोग के बीच के माध्यम से तीनों देशों के बीच सहयोग में वृद्धि करना, क्षेत्रीय संसाधनों में विभिन्न सुधार करना, तीनों देश एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण, सुरक्षित, समृद्ध और नियम आधारित इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए सहयोग पर भी सहमत हुए। यहाँ पर आगे हम लोग देख लेते हैं इंडो पैसिफिक रीजन को भी। देखिए, इंडो पैसिफिक की अगर हम बात करें तो इंडो पैसिफिक का अर्थ होता है हिंद प्रशांत क्षेत्र। इंडो पैसिफिक एक क्या है? ये आर्थिक और रणनीतिक समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। इसका क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ आप देखिए, इसका क्षेत्र जो है अफ्रीका के पूर्वी तट से लेकर और यहाँ पर अमेरिका के पश्चिमी तट तक है। इसके बीच में जो भी विशाल क्षेत्र फैला है इसे हम कहते हैं हिंद प्रशांत क्षेत्र यानी इंडो पैसिफिक क्षेत्र। ये इंपॉर्टेंट क्यों? देखिए, पिछले एक दशक की अगर बात करें तो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में चीन ने जो है दखलंदाजी अपनी बढ़ा दी है। इस वजह से ये चर्चा में आए दिन रहता है। चलते हैं आगे। दोस्तों नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल असोल चीनी से संबंधित है। क्या है असोल चीनी? छोटा सा आर्टिकल है, यहाँ पर हम इसे देख लेते हैं। देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चलने वाली जो भी अफवाहें फैलती हैं और नकली समाचारों की जानकारी देने के लिए बांग्लादेश की सरकार ने एक विशेष अभियान चलाया है जिसका नाम है असोल चीनी। असोल चीनी का हिंदी में अर्थ होता है असली चीनी। तो इस तरीके से ये फेक न्यूज़ को रोकने के लिए एक अभियान है जिसे बांग्लादेश की सरकार ने शुरू किया है। चलते हैं आगे। दोस्तों हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल द लेवल एंड ट्रेंड इन चाइल्ड मोर्टेलिटी रिपोर्ट 2020 के बारे में है, यानी बाल मृत्यु दर में स्तर और रुझान रिपोर्ट 2020। इसे जारी कौन करता है? इसे हाल ही में जारी किया है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड यानी यूनिसेफ ने इसे जारी किया है। और अगर बात की जाए इस रिपोर्ट में तो इस रिपोर्ट के अनुसार क्या इसके रिजल्ट निकले हैं? देखिए, भारत में बाल मृत्यु दर जो है वो 1990 और 2019 के बीच में इनमें क्या हुआ? गिरावट आई। भारत में बाल मृत्यु दर में कितनी गिरावट आई है? 2019 में ये घटकर कितनी रह गई? 34 रह गई, जबकि 1990 में कितनी थी? 126 थी। ये प्रति हज़ार के आंकड़े, यानी प्रति हज़ार में 126 मौतें होती थी 5 साल तक के बच्चों की, और 2019 में ये घटकर 34 रह गई है। भारत ने 1990 और 2019 के बीच में 4.5% वार्षिक कमी दर्ज की, जो कि अच्छी बात है। देखिए, जब बाल मृत्यु दर में कमी होगी तो ये एक अच्छी बात है भारत के लिए। अभी अगर बात की जाए तो विश्व में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की 1/3 मौतें भारत और नाइजीरिया में होती हैं। ये अभी भी हमारे लिए चिंता का सबब है। बात करें 2019 में उप सहारा अफ्रीका में 53% 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मौतें हुई, जबकि दक्षिण एशिया
और मध्य एशिया में 28% हुई। तो एशिया में अभी ये जो बाल मृत्यु दर है वो कम हो गई है, लेकिन अफ्रीका क्षेत्र में अभी भी ज़्यादा है। आगे हम लोग देख लेते हैं। भारत में अगर बात की जाए शिशु मृत्यु दर की, तो ये 1990 में जो थी कितनी थी, 57 थी, लेकिन अब घटकर 2019 में कितनी हो गई है, 22 हो गई है। ये भी प्रति हज़ार में होती है। भारत में 1990 में लगभग 22 मिलियन नवजात मौतें हुई थी, जबकि 2019 में ये घट के कितनी हो गई, 5,22,000 हो गई, जो कि काफ़ी कम है। बात करें हम लोग शिशु मृत्यु दर की, तो शिशु मृत्यु दर की डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है। प्रति 1,000 जीवित जन्मे शिशुओं में से 1 वर्ष या उससे कम उम्र में जो बच्चे मर जाते हैं, उनकी संख्या यहाँ पर उसे कहते हैं शिशु मृत्यु दर। यानी आप ऐसे समझ सकते हैं, 1,000 बच्चों ने अगर जन्म लिया तो उनमें से कितने जीवित बचे वो तो हमारा नहीं होगा, जितने वहाँ पर डेड हो गए 1 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते, वो सभी क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे शिशु मृत्यु दर का वहाँ पर आंकड़ा हो जाएगा। इसी तरीके से बाल मृत्यु दर का आंकड़ा क्या होता है, उसमें केवल 5 वर्ष यहाँ पर कर दिया था, 5 वर्ष की उम्र तक पहुँचते पहुँचते कितने बच्चे डेड हो गए। अच्छा, अगर बात की जाए शिशु मृत्यु दर का मुख्य कारण क्या है, तो शिशु मृत्यु दर का सबसे आम कारण क्या है, जो डायरिया होता है, दस्त के कारण निर्जलीकरण। यहाँ पर कुछ और आंकड़े दिए गए हैं। 1990 में 5 वर्ष से कम आयु के लड़कों की मृत्यु दर जो थी वो प्रति 1,000 में कितनी थी, 122 थी, और लड़कियों की कितनी थी, 131 थी। 2019 में ये दर घट के लड़कों के लिए कितनी रह गई, 34 रह गई है, और लड़कियों की 35 रह गई। कुछ और डिटेल भी है दोस्तों, देख लेते हैं। पहले भारत दुनिया के उन 5 देशों में शामिल था जिनमें दुनिया में होने वाली 5 वर्ष की मौत बच्चों की मौतों जितनी सबसे ज़्यादा उन्होंने योगदान दिया। लगभग आधे योगदान इनका रहता था, इन 5 देशों का। अन्य 4 देश कौन कौन से थे, पाकिस्तान, नाइजीरिया, कांगो और इथोपिया। अब भारत जो है इनसे बाहर आ गया है। अब ये 4 देश जो हैं ये इनमें ज़्यादा मौतें होती हैं, और भारत में अब मौतों का सिलसिला कम हो गया है 5 साल तक के बच्चों की उम्र का। चलते हैं आगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की कोविड-19 वैक्सीन के परीक्षण पर लगी रोक से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है, देखिए, सुरक्षा कारणों से ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन बनाई जा रही थी उसको रोक दिया गया है। विकास इसका किसने किया था, इस वैक्सीन का विकास ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में वैज्ञानिकों तथा फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनिका ने संयुक्त रूप से किया था। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, एस्ट्राजेनिका इस टाइप की कंपनी है, इसने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर इसका जो था डेवलपमेंट किया था। दोस्तों, अगर बात की जाए इस परीक्षण पर रोक क्यों लगाई गई है, तो रोक का कारण क्या है, देखिए, जो स्वयंसेवक होते हैं उन पर किसी भी वैक्सीन का परीक्षण किया जाता है स्टार्टिंग में। तो ब्रिटेन में एक स्वयंसेवक पर इसका परीक्षण किया जा रहा था, उसमें एक अस्पष्ट बीमारी डेवलप हो गई, जिसकी वजह से ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने इसके परीक्षण को रोक दिया। अब यह कदम जो है वो अन्य डेवलपर के लिए भी चिंता का विषय है। क्यों, क्योंकि अब जो कोई भी परीक्षण शुरू होगा तो हर कंपनी को क्रॉस चेक करना होगा। यह परीक्षण जो था अपने 3 चरणों तक पहुंच गया था और उचित तरीके से काम कर रहा था। इसका ट्रायल कहाँ चल रहा था, इसका ट्रायल अमेरिका में चल रहा था, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और यूनाइटेड किंगडम में इसका ट्रायल चल रहा था। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल भारत अंगोला के बीच पहले संयुक्त आयोग की बैठक से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है, अभी दोनों देशों के बीच पहले संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित की गई, जिसमें दोनों देशों ने किन किन मुद्दों पर चर्चा की, व्यापार का विस्तार करना, स्वास्थ्य, खाद्य प्रसंस्करण, डिजिटलीकरण, दूरसंचार, फार्मास्यूटिकल, कृषि और रक्षा क्षेत्र में सहयोग। अगर आप यहाँ मैप पर देखें तो मैप में क्या है, यहाँ पर देखिए इंडिया है और ये अफ्रीका के इस रीजन में पड़ता है अंगोला। आगे देख लेते हैं इस आर्टिकल से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। देखिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के बारे में। देखिए, इसे हर 3 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। पहला कब आयोजित किया गया था, पहला भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन जो था ये आयोजित किया गया था 2008 में दिल्ली में। इसमें लगभग 14 देशों ने भाग लिया था। दूसरा शिखर सम्मेलन 2011 में इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में आयोजित किया गया था। तीसरा शिखर सम्मेलन 2015 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और चौथा शिखर सम्मेलन कोविड-19 के कारण अभी तक आयोजित नहीं हो सका, जिसे 2019 में आयोजित किया जाना था। अंगोला अभी इसका सदस्य नहीं है। दोस्तों, बात की जाए भारत अंगोला संबंधों के बैकग्राउंड की, तो भारत और अंगोला के बीच में 1975 में राजनीतिक संबंध स्थापित हो गए थे, जब अंगोला स्वतंत्र हुआ था। भारत हर साल 223 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कच्चा माल और सेवाएं जो है निर्यात करता है, कहाँ, अंगोला को। और 2005 में लुसांडा में भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी शाखा भी खोली थी। आगे हम लोग देख लेते हैं निवेश के बारे में। तो भारत ने एक राइट्स परियोजना के तहत जिसकी फुल फॉर्म है रेलवे इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कंसल्टेंसी, इसमें $40 मिलियन अंगोला को दिए हैं। ये अंगोला की एक पुनर्वास योजना है। वहीं बात की जाए एक्सिम बैंक की, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, इसने कृषि उपकरण खरीद के लिए $28 मिलियन जो है अंगोला को दिए हैं। भारत ने कपास कताई प्लांट की स्थापना के लिए $30 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 2010 में कपास कताई प्लांट के लिए $15 मिलियन अमेरिकी डॉलर अंगोला को दिए थे।
आगे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों क्या महत्व है अंगोला का भारत के लिए। तो भारत के लिए अंगोला इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भारत जो है अंगोला से तेल संसाधनों के लिए डिपेंडेंट है। भारत अंगोला पर। अंगोला उप सहारा रेगिस्तान में नाइजीरिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल का आपूर्ति करता है भारत का। गेल की अगर बात की जाए तो गेल अंगोला से लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG खरीदता है। भारत मुख्य रूप से अंगोला के तेल संसाधनों पर लक्षित है, इसलिए अंगोला जो है व्यापार घाटे का सामना कर रहा है। दोनों देशों के बीच व्यापार में प्रमुख बाधाओं की अगर बात की जाए तो कार्य परमिट ना होना, व्यापार वीज़ा में जटिल प्रक्रिया होना और भाषा अवरोध जो है यहाँ पर दोनों देशों के बीच व्यापार की मुख्य बाधा हैं। चलते हैं आगे। तो दोस्तों हम जल्दी से देख लेते हैं क्विक रिवीजन आज का हमारा क्या है। क्विक रिवीजन में आपको कुछ स्टेटमेंट दिए होते हैं जिन्हें आपको बताना होता है ये ट्रू है या फॉल्स है। पहला स्टेटमेंट है ग्लोबल कॉमन्स में पृथ्वी के साझा प्राकृतिक संसाधन जैसे कि उच्च महासागर, वायुमंडल और बाहरी स्थान और विशेष रूप से अंटार्कटिक शामिल हैं। आप बताइए क्या स्टेटमेंट सही है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। हमने डिस्कस किया था ग्लोबल कॉमन्स के अंतर्गत ऐसे संसाधन प्राकृतिक संसाधन आते हैं जो कि सभी देश कॉमन मिलकर यूज़ करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन प्रत्येक 2 वर्ष बाद आयोजित किया जाता है। हम लोगों ने डिस्कस किया था ये हर 3 वर्ष में आयोजित किया जाता है। तो स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाता है क्योंकि यहाँ पर 2 की जगह 3 वर्ष होना चाहिए था। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग पर बढ़ाने पर केंद्रित पहली भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय वार्ता वर्चुअली आयोजित की गई है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आपको देशों के नाम भी यहाँ पर एक बार क्रॉस चेक कर लेने हैं, भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल सही है ये तीनों। अगला हमारा जो स्टेटमेंट है उसे देख लेते हैं। असोल चीनी अभियान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैलने वाली अफवाह और नकली समाचारों की जानकारी रखने के लिए बंगाल सरकार द्वारा शुरू किया गया है। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए बंगाल सरकार लिखा है, जबकि हमने आर्टिकल में डिस्कस किया बांग्लादेश सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो स्टेटमेंट है उसे भी देख लेते हैं। 2005 में भारत के अंतर्राष्ट्रीय बैंक ऑफ बड़ौदा ने 2005 में लुसांडा में एक शाखा खोली थी। तो जो ये किसने खोली थी, ये SBI ने खोली थी, ना कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने। तो इस तरीके से ये भी स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। अगर आपको ये डिस्कशन अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी टेलीग्राम चैनल को, जो कि बिल्कुल फ्री है और उसकी लिंक आपको दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहाँ से जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।